और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के पास महिला विकास मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है, यानी देश की महिलाएं और देश के अल्पसंख्यक कैसे आगे बढ़ेंगे। पिछले 9 साल में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हित में सरकार ने कितने फैसले किए, कितना लाभ हुआ, क्या है सरकार का आगे का प्लान, इसी पर बात करेंगे स्मृति ईरानी जी से। राहुल गांधी पर भी सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे हैं। तो स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है स्मृति जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले स्मृति जी, ये 9 साल मोदी सरकार के आप कैसे देखती हैं? सौम्य 9 साल, आक्रामक 9 साल, काम के लिहाज से भी, उपलब्धियों के लिहाज से भी और इम्पैक्ट के लिहाज से भी। संवेदनशील 9 साल, सेवा के 9 साल, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए 9 साल, 9 साल जो परिभाषित करते हैं कि सबका साथ मिले तो सबका विकास कैसे संभव है। 9 साल जिसमें एक पड़ाव ऐसा भी जिसमें सबका साथ रहा, सबका विकास हुआ, इसलिए पुनः 2019 में सबका विश्वास प्राप्त करके हम दोबारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना पाए और अब सबके प्रयास के साथ नव भारत का निर्माण होगा, जिसका एक प्रतिबिंब हाल ही में नए संसद भवन में आप देख चुकी हैं। अब तो दुनिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, दुनिया में उन्हें बॉस के नाम से जाना जा रहा है। अपने देश की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी वो की पॉइंट्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कि इस देश में भी उन्हें उसी तरीके से स्वीकारा जा रहा है जैसा विदेश में? दुनिया में जैसा कि आपने कहा, हिंदुस्तान का परचम लहराते हुए नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख ने बॉस की उपाधि दी, लेकिन भारत का ये गौरव है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे साल 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का, अपने आप को प्रधान सेवक की भूमिका में सदैव प्रस्तुत किया है। और ये सेवक ही है जो लोकतंत्र के मंदिर के नवनिर्माण में इतना गौरव कर सकता है। वो सेवक ही है जो अपनी जनता को स्वच्छ भारत के अभियान से जोड़ सकता है। वो सेवा भाव ही है जो एक गरीब महिला को शौचालय बनवाकर उसका सम्मान सुनिश्चित करा सकता है। वो सेवा भाव ही है जो गरीब के किचन से धुएं को हटाकर एक एलपीजी की गैस मुहैया कराता है, और वो भी जब आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व में गूंज रहा हो या चल रहा हो। ऐसे में उस गरीब माता को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट उसके बैंक के खाते में एक सेवक ही दिलवा सकता है। तो मुझे लगता है एक तरफ हम हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात का गौरव करते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, न सिर्फ रूस में, न सिर्फ फ्रांस में, न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ अगर सम्मान का सबसे बड़ा प्रमाण आपको देखना हो तो दो देशों के बीच का युद्ध विराम लेता है मात्र इसलिए क्योंकि मोदी कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तानी जो फंसे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में उनको घर लौटाना है। तो मुझे लगता है जो युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विराम दिलवा दे वो भारत का प्रधान सेवक है। एक तरफ प्रधान सेवक की छवि है तो दूसरी तरफ जब से भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी लौटे हैं, अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तो वो ट्रक की यात्रा भी कर रहे हैं। बाकायदा एक नैरेटिव, एक फोटो ट्वीट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि देखिए कितना अंतर है दो नेताओं में। मुझे लगता है कि दूसरों की सवारी तो पहले से ही गांधी खानदान की एक विशेषता रही है। अपने दम पर कब खड़े हो पाए हैं एक व्यक्ति जो वर्षों वर्ष के अपने राजनीतिक इतिहास में एक लोकसभा के क्षेत्र को विकसित नहीं कर पाए, वो आजकल चाहे सवारी किसी ट्रक में करे या सवारी किसी प्रदेश के अपने किसी नेता की करें अथवा वो सवारी करें एक ऐसे टूटे फूटे विशाल राजनीतिक दल के जिसमें राष्ट्र को उत्तम नहीं माना गया, परिवार को उत्तम माना गया है, तो उस पर तो मैं जितना कम टिप्पणी करूं वही बेहतर होगा। क्योंकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र आज वो जीता जागता प्रमाण है कि जब इनके हाथ में पूर्ण सत्ता की कमान थी, प्रदेश में देश में जब इनकी सरकार थी, तब एक लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने जनता की क्या हालत कर दी थी। तो आज जिस यात्रा की आप बात कर रही हैं उस यात्रा के संदर्भ में सबसे पहला प्रश्न उठता है, भारत टूटा कब था जो ये जोड़ने निकले थे? सपने इनके टूटे थे क्योंकि जनता जागृत हो गई थी।
बिल्कुल। देखिए स्मृति जी, 9 साल की उपलब्धियां जहां आप लोग गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 9 सवाल भी कांग्रेस पूछ रही है कि इन 9 क्षेत्रों में आपने क्या किया, और सीधे सीधे आपके अमृतकाल को मित्रकाल से जोड़कर सवाल पूछा जा रहा है कि ये सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार रही। जो अपने देश को कलंकित करे, उस हिंदुस्तानी से मैं क्या कहूं। आज आप देश की परिस्थिति के ऊपर अगर चर्चा करें, और हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते 11 करोड़ टॉयलेट्स हमने परिवारों को बनाकर दिए। इसका मतलब प्रति परिवार अगर आप 4 सदस्य भी जोड़ें तो 40 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या के पास एक शौचालय तक नहीं था। 60 साल गांधी खानदान ने इस देश पर राज किया। 40 करोड़ जनता को उन्होंने टॉयलेट से वंचित रखा। आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि लगभग 3.5 से 4 करोड़ गरीब परिवारों के लिए पहली बार जीवन में घर बना। इसका मतलब लगभग 16 से 20 करोड़ लोगों के सर पे कभी छत ही नहीं थी। इसका जवाब क्या कांग्रेस दे पाएगी कि 40 करोड़ लोगों के पास ना शौचालय था, लगभग 45 करोड़ लोगों के पास कभी बैंक अकाउंट नहीं था, 4 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के पास कभी घर नहीं था। आज आप अगर जल जीवन मिशन देखें, ये आंकड़े कांग्रेस की सच्चाई को बयान करते हैं। 2019 तक सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख आसपास के घरों में शुद्ध पानी जो पीने की व्यवस्था है वो थी, लेकिन मोदी सरकार ने मात्र इन 4 वर्षों की अवधि में उस संख्या को बढ़ाकर 11 करोड़ 80 लाख तक पहुंचा दिया है। इतने परिवार छत से क्यों वंचित थे? इतने परिवार पीने के पानी से क्यों वंचित थे? इतने परिवार टॉयलेट से क्यों वंचित थे? कभी कांग्रेस से किसी ने ये सवाल किया? ऐसी क्या दुश्मनी थी देश के गरीब से कि गरीब और गरीबी को उन्होंने वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल जरूर किया। और हाल ही में एक कर्नाटक के चुनाव के संदर्भ में आप चर्चा कर रही थी, एक टीवी चैनल पर ये डिबेट का और एक सर्वे का हिस्सा आया कि जहां जहां लोग शिक्षित हुए वहां वहां वो उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को किनारा कर लिया। तो क्या कांग्रेस के नेतृत्व ने, विशेषतः गांधी खानदान ने, जानबूझकर जनता को शिक्षा से वंचित रखा, गरीब रखा, ताकि उनका वोट बैंक बरकरार रहे? ये सवाल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि अगर सब कांग्रेस पार्टी के राज में ठीक था तो 40 करोड़ लोगों के पास शौचालय क्यों नहीं था? अगर सब कांग्रेस पार्टी की सरकार में उत्तम था तो 45 करोड़ लोगों के पास बैंक का खाता क्यों नहीं था? और कांग्रेस की दुखती रग मैं समझ सकती हूं। इन 9 साल की अवधि में 4 करोड़ से ज्यादा फेक बेनिफिशियरी, फर्जी लाभार्थी सिर्फ राशन कार्ड में पाए गए। वो कौन थे? जिनके नाम से सिर्फ कागज कटता था और पैसा चंद लोगों की जेब में जाता था। कांग्रेस की सरकार ने इतने वर्ष तक 4 करोड़ फर्जी लाभार्थी क्यों बनाकर रखे थे? ये तो मोदी सरकार है जिन्होंने कहा भारत की तिजोरी से पैसा सीधा गरीब के बैंक के खाते में जाएगा, तब ये 4 करोड़ फर्जी लाभार्थी पकड़े गए और देश की तिजोरी का 2.5 लाख करोड़ रुपया बचा। अब तक 25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा देश की तिजोरी से देश के गरीब के और देश के नागरिक के बैंक के खाते में पहुंच चुका है। कांग्रेस इस बात को झुठला नहीं सकती, क्योंकि एक एक बैंक का खाता इस बात का प्रमाण है कि मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस को या राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को इसमें भ्रष्टाचार की रेसिपी नजर आती है? नए संसद भवन का उद्घाटन होता है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज तिलक नजर आता है। मेरा आपसे एक आग्रह है, सेवक का कभी तिलक नहीं होता। ये भावना मात्र उसमें पैदा हो सकती है जिसको वर्षों वर्ष तक लोगों ने युवराज कहा हो। मेरा आपसे एक आग्रह है, कांग्रेस ने जब प्रस्ताव किया था नया संसद भवन बने, तब कांग्रेस ने उसके लिए कितने रुपए का आवंटन इसकी कल्पना की थी, और वर्तमान में जो भवन बना है उसमें कितने रुपए आवंटित हुए, कितने रुपए से उसका निर्माण हुआ। मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगी, आप स्वयं इस बात पर शोध करके अपने दर्शकों को बताइए। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा। जितना कांग्रेस सरकार ने एमएलए हॉस्टल के लिए एक प्रदेश में राशि निश्चित की थी, उससे कम में भारत का संसद का नया भवन वो निर्मित हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि उनके प्लान में क्या जनता की तिजोरी से धोखा करने का प्लान भी सम्मिलित था?
स्मृति जी, देखिए महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास हैं, क्योंकि जब जब इस देश की चर्चा होती है, देश की महिलाओं की चर्चा होती है, अल्पसंख्यकों की चर्चा होती है। एक बड़ा कदम आपने उठाया है जिसमें आप मुस्लिम महिलाओं को हज पर ले जा रही हैं। ये सोच, ये थॉट आपका कैसे आया और ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा? ये थॉट प्रधानमंत्री मोदी का था, जिन्होंने कहा कि अगर कई मुस्लिम देशों में महिला को बिना किसी पुरुष के हज पे जाकर अपनी आराधना करने का या हज करने का अधिकार है, तो भारत में मुस्लिम बहनें इस अधिकार से वंचित क्यों रहे। इसलिए बिना महरम के महिला हज पे जा सकती है। ये निर्णय मोदी सरकार ने लिया। आज ये मेरा गौरव है कि इस वर्ष के हज यात्रा में राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 4,314 महिलाएं बिना किसी पुरुष साथी के हज की अपनी यात्रा पूर्ण कर सकती हैं। अपने मानव नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा के केंद्र बिंदु के प्रति अपने अधिकारों का निर्वहन मुस्लिम समाज की बहनें कर सकती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस खेमे की मंत्री हूँ जहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि अगर हम कहते हैं कि लाल बत्ती से हमें परहेज है, तो वीआईपी का कोटा हज जैसी यात्रा में क्यों होना चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार थी तो गरीब मुसलमान को किसी नेता अथवा मंत्री के इर्द गिर्द चक्कर लगाने पड़ते। कांग्रेस की सरकार के वक्त देश के प्रधानमंत्री के पास वीआईपी कोटा था। वो बिना निष्पक्षता के किसी को भी कोटे में शामिल कर सकते थे। ये तब की सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मंत्री का भी अधिकार था, देश के राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी अधिकार था। नरेंद्र भाई ने यह पहल की कि हम वीआईपी का कोई कोटा नहीं रखेंगे ताकि गरीब मुसलमान को मौका मिले, और उसके चलते उससे प्रेरित हो मैंने मंत्रालय में स्वयं अपना, मंत्रालय के अधिकारियों का, हज कमेटी ऑफ इंडिया का वीआईपी कोटा रिवोक किया। साथ ही मैं बहुत ही आभारी हूं कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने, हमारे श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी ने अपना वीआईपी कोटा छोड़कर मुस्लिम समुदाय को न्याय संगत एक निर्णय कर दिया। उसके चलते आज जो हज का कोटा है वो साधारण और गरीब मुसलमान के लिए बड़ा है। एक तरफ हर वर्ग की महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसा आप ही बता रही हैं स्मृति जी कि कितने सराहनीय कदम सरकार ने उठाए हैं ताकि महिलाओं का जो योगदान है वो हर क्षेत्र में बढ़े, उनका जो शेयर है वो हर क्षेत्र में बढ़े। दूसरी तस्वीर आज की तस्वीर है जहां महिला पहलवान अपनी मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए गंगा पहुंच गई हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं इतना ही कहूँगी, अभी अभी मैं एक कार्यक्रम में थी जहाँ पर बबीता फोगाट जी थी। ये विषय वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। कानून ये कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हस्तक्षेप करना गैर कानूनी है, और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कानून का उल्लंघन करूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं समझती हूं कि विपक्षी दल और विशेषतः कांग्रेस पार्टी इस विषय में अपनी राजनीति करना चाहती है, लेकिन वाकई में अगर वो कानून में सम्मान रखते हैं, विश्वास रखते हैं और बिना हस्तक्षेप के निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो उन्हें कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी यही अपील रहेगी उन लोगों से जो कानून का दुरुपयोग करवाना चाहते हैं कि इससे वो महिला विशेष आहत होती है जो रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष करती है और कानून का संरक्षण चाहती है। कानून का दुरुपयोग ना हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। कानून की बात हो रही है, महिलाओं की समस्या की बात हो रही है, तो एक और समस्या या एक और शब्द इन दिनों बहुत ज्यादा प्रचलन में है। दिल्ली में घटना हुई, एक बार फिर से चर्चा लव जिहाद की होने लगी। ये कितनी बड़ी समस्या है स्मृति जी, और इसको एड्रेस करना या जल्द से जल्द इस पर कदम उठना ये कितना जरूरी है? देखिए, जो लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप अगर केरला हाईकोर्ट के वक्तव्य को पढ़ें, जो तब का वक्तव्य है जब ना बीजेपी की सरकार केंद्र में थी ना प्रदेश में थी, उस वक्तव्य में निश्चित रूप से साफ होता है कि कैसे कुछ जिहादी तत्व इस प्रकार से महिलाओं को और विशेषतर कम उम्र की लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं ताकि उन्हें फांस सके, उनका शोषण कर सके। ये विषय नया नहीं है और ये विषय सिर्फ हिंदू समाज की बेटियों तक सीमित नहीं है। हाल ही में सुनने में आया है कि जबलपुर में एक घटना में जैन समाज की बेटियां लिप्त पाई गईं।
क्रिश्चियन समाज की बेटियों के संदर्भ में ये चिंता केरल में चर्च ने स्वयं व्यक्त की है। आईसिस के हथकंडे आए दिन आपने अपने चैनल में भी उजागर किए हैं। मेरा आग्रह है, जो इस विषय को झुटलाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि 30,000 नहीं 3 लड़कियां हैं या 4 लड़कियां हैं, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि देश में एक भी लड़की, एक भी महिला इस प्रकार से ना भ्रमित हो, ना फंसाई जाए, ना उसका किसी प्रकार से शोषण हो। लव जिहाद जिसे आप कहते हैं, उसके संदर्भ में महिला आयोग के सम्मुख कई परिवार केरल से आए अपनी व्यथा लेकर। महिला आयोग ने विधिवत एक रिपोर्ट केरल में पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। ये भी एक सत्य है। हम अपनी राजनीति के लिए इन तथ्यों को नकार नहीं सकते। ये इशू महिला के इंट्रैपमेंट का है, महिला शोषण का है, महिला के खिलाफ अपराध का है, और जो वाकई में महिला सुरक्षा के प्रति समर्पित है, उन्हें इस विषय पर गंभीरता पूर्वक न सिर्फ विचार करना चाहिए, बल्कि चुनौती भरे ऐसे वातावरण में फंसी महिलाओं की मदद करनी चाहिए। अभी ताजा मामला स्मृति जी दिल्ली का सामने आया, जहां साक्षी नाम की एक लड़की की बेदर्दी से हत्या की गई। साहिल नाम के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। लव जिहाद की चर्चा होने लगी। कांग्रेस हमलावर है और ये कह रही है कि जब जब बीजेपी से सरकार पूछा जाए तो ऐसा एजेंडा आ जाता है जिसमें धार्मिक एंगल ढूंढ लिया जाता है। देखिए, धर्म जहां तक विक्टिम का और तथाकथित जिसने अटैक किया उसका, क्योंकि ये ओपन इन्वेस्टिगेशन है और मैं एक संवैधानिक पद पे हूं, इसलिए मेरा इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। चाहे जिसका भी धर्म हो, वो मीडिया के माध्यम से उजागर हो गया है। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। उस सत्य को नकार के ना कांग्रेस पार्टी का उद्धार होगा, ना समाज का कल्याण। जाते जाते एक और छोटे से सवाल का जवाब स्मृति जी। अब बहुत सारे ऐसे सर्वे सामने आ रहे हैं जहां धीरे धीरे करके राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो फासला है वो धीरे धीरे करके घट रहा है। तो समझ रही हैं आप 2024 में राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं एक चेहरे के तौर पर? आप उनसे पूछ रही हैं जो राहुल गांधी को लोकसभा में हरा चुके हैं, बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता से। और कह दूं कि 2019 में जब सर्वे आया था तो उस सर्वे में ये नहीं लिखा था कि राहुल गांधी हारेंगे, स्मृति ईरानी जीतेंगे। इसलिए जहां तक राहुल गांधी और सर्वे का सवाल है, आई वुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल एंटिटी है जिसको कई बार पैकेज, रीपैकेज और पीआर की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्मृति जी हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने बताया कि सरकार की कितनी उपलब्धियां रही हैं इन 9 सालों में और सरकार आने वाले वक्त में भी किस तरीके से काम करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।